Okay, today we will discuss about the thermal conductivity. देखिए थर्मल कंडक्टिविटी नाम से पता लग रहा है कंडक्शन होगा। थर्मल थर्मल का मतलब हीट एनर्जी, तो किसका कंडक्शन होगा? तो आंसर है हीट एनर्जी का कंडक्शन। और हीट एनर्जी का कंडक्शन कैसे हो सकता है? तो आंसर है सॉलिड्स भी करते हैं, लिक्विड्स भी करते हैं और गैसेस भी कंडक्शन करती हैं। हो सकता है पुअर कंडक्टर हो लेकिन कंडक्शन करेंगी। तो बेसिकली जो भी सब्सटेंसेस हमारे पास हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में या गैस स्टेट में है, तीनों ही क्या करते हैं? तीनों ही हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। हो सकता है उनकी कैपेबिलिटीज अलग अलग हो कंडक्शन करने की। मेटल्स के अंदर जैसे कि सॉलिड्स में हम लोग मेटल्स की बात करते हैं, तो मेटल्स में जो हीट का कंडक्शन है वो थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि मेटल्स में या सॉलिड्स के अंदर क्या होता है? पार्टिकल्स क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, तो वो हीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जल्दी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब हम कंडक्शन बोलते हैं ना, कंडक्शन का मतलब होता है कि पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए क्या करेगा? हीट को ट्रांसफर करेगा, या मोशन करते हुए हीट को ट्रांसफर करेगा, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली हीट का कंडक्शन सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस तीनों में हो सकता है। लेकिन अभी हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है सॉलिड्स के लिए। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं? सॉलिड्स की एबिलिटी को मेजर करना चाहते हैं कि वो कितनी हीट को पर सेकेंड क्या करता है? कंडक्ट करता है। सो इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी. So thermal conductivity is the measure of ability of solids to conduct heat through it. To conduct heat through it. तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग तरह के कंडक्टर्स की एबिलिटी को मेजर करेंगे कि पर सेकंड कौन कितनी हीट को ट्रांसफर करता है। और ये जितनी भी हीट को ट्रांसफर करता है उसको देखिए हम लोग किस क्वांटिटी से मेजर करते हैं? रेट ऑफ हीट फ्लो। उसको हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो से। आप इसको लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब डिवाइड बाय टाइम आ जाएगा, और डिवाइड बाय टाइम जब भी आता है तो हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? रेट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो रेट ऑफ हीट फ्लो बोल दो या हीट फ्लो पर यूनिट टाइम बोल दो, एक ही बात है। रेट ऑफ हीट फ्लो को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एच का मतलब ये नहीं है कि हीट ऑफ रेट क्या होगा? हीट ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम, मतलब कि एक सेकेंड में कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उस कंडक्टर के थ्रू। So its formula will be delta Q. Delta Q is the heat transferred and delta T is the time taken to transfer of heat. तो कितने टाइम में कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, इसको हम लोग रेट ऑफ हीट फ्लो बोलते हैं और इसको हम लोग कैपिटल एच से लिखते हैं। ओके, अब इसके लिए देखिए मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था जिसके थ्रू हम लोग हीट कंडक्शन के प्रोसेस को समझ सकते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनो। इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक कोई भी कंडक्टर का यूज करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं एक मेटलिक रॉड है। तो मेटलिक रॉड को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, और इन दोनों का टेम्परेचर, इसके जो फेसेस आपको दिख रहे हैं, ये फर्स्ट फेस है, ये सेकंड फेस है। तो कंडक्टर के जो फेसेस है उन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। फॉर एग्जांपल यहाँ का टेम्परेचर है T1 एंड द टेम्परेचर ऑफ द अनदर फेस इज T2, एंड हियर इट इज अ कंडीशन दैट T1 इज ग्रेटर देन T2. So this phase is hot phase and this one is cold phase. तो हीट एनर्जी हॉट फेज से कोल्ड फेज की तरफ ट्रांसफर होगी। और ये कैसे गर्म हो रहा है? तो आंसर है कि हमने इसको किसके साथ कनेक्ट कर रखा है? एक हॉट रिजर्वॉयर के साथ कनेक्ट कर रखा है। हॉट रिजर्वॉयर, आप इसको सोर्स भी बोल सकते हैं, हॉट रिजर्वॉयर, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? हीट सोर्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि फर्नेंस होगी, फर्नेंस होती है भट्टी जिसमें हम लोग क्या जलाते हैं? कोयला जलाते हैं, फ्यूल को बर्न करते हैं, फ्यूल को बर्न करके हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हॉट रिजर्वॉयर है, हॉट बॉडी है, हायर टेम्परेचर पर है। आप इसको हीट सोर्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ से ये हीट एब्जॉर्ब करने वाली, तो ये जो रॉड है ये यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेगी, और इससे जितनी भी हीट ले ले यहाँ का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यहाँ का टेम्परेचर T1 ही रहेगा। ओके, सो दिस इज द हॉट बॉडी, हॉट रिजर्वॉयर, फ्रॉम विच हीट इज एक्सट्रैक्टेड बाय दिस मेटलिक रॉड। ये जो मेटल की रॉड है ये हीट को एक्सट्रैक्ट करेगी।
और हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो T1 इज द हायर टेम्परेचर एंड T2 इज द लोअर टेम्परेचर। और ये हीट ट्रांसफर होने का रीजन है टेम्परेचर डिफरेंस। ये हीट के ट्रांसफर होने का रीजन क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो हम लोग इसको बोलते हैं कोल्ड बॉडी या कोल्ड रिजर्वॉयर बोल सकते हैं। और कोल्ड रिजर्वॉयर का काम कौन कर सकता है, सिंक कर सकता है। सिंक बेसिकली क्या होता है, सराउंडिंग। तो जो सराउंडिंग्स है, हमारे आसपास की जो भी जगह है, स्पेस है, वो क्या है, वो सिंक है। आप इसमें जितनी भी हीट रिजेक्ट करना चाहें रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने 1 लीटर पेट्रोल को बर्न किया, तो 1 लीटर पेट्रोल को बर्न करने पर कुछ मिलियंस ऑफ जूल की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो मिलियंस ऑफ जूल की एनर्जी कहाँ गई, तो आंसर है सराउंडिंग में। लेकिन इससे सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा, तो आंसर है नो। इसमें तो कोई ज्यादा खास चेंज नहीं आया, क्योंकि सराउंडिंग जो है वो काफी बड़ी है, एटमॉस्फेयर इतना बड़ा है कि इतने मिलियंस ऑफ जूल की एनर्जी से उसका टेम्परेचर क्या नहीं होने वाला, चेंज नहीं होने वाला। सो सिंक और सराउंडिंग एक ही बात है, तो आप इसको सिंक बोलिए या सराउंडिंग बोलिए। और बेसिकली ये किसका काम करेगी, ये कोल्ड बॉडी का काम करेगी। तो ये होगा हॉट एंड और वो होगा कोल्ड एंड, जिसमें हीट सिंक की तरफ जा रही है, सराउंडिंग की तरफ जा रही है। ओके, अब हमें इसके हीट के रेडिएशन को रोकना है। जब ये रॉड गर्म हो जाएगी, जब यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होगा, तो उस समय पर क्या होगा, ये हीट को कन्वेक्शन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू क्या करेगा, रेडिएट करेगा। तो हीट एनर्जी का लॉस होगा। हमने यहाँ से 100 जूल की एनर्जी भेजी, लेकिन वहां तक 100 जूल की एनर्जी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि बीच में क्या हो रहा है, हीट का डिसिपेशन हो रहा है, हीट डिसिपेट हो रही है। डिसिपेशन का मतलब है ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है जिसको हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर रेडिएशन होगा और कन्वेक्शन होगा। आसपास के एयर मॉलिक्यूल आकर के इससे टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने पर इस रॉड की हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कन्वेक्शन, दिस प्रोसेस इज कन्वेक्शन। और ये यहाँ से ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी रेडिएट करेगा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी रेडिएट करेगा, जिनको हीट वेव्स बोलते हैं, तो उस केस में रेडिएशन भी होगा। तो रेडिएशन और कन्वेक्शन को रोकना है हमें, क्योंकि हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, कंडक्टिविटी को स्टडी कर रहे हैं, कंडक्शन को स्टडी कर रहे हैं। तो आपको कन्वेक्शन और रेडिएशन इन दोनों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। इसको ब्लॉक करने के लिए हमने यहाँ पर एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया। ग्लास वूल का यूज कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं। जो वुड है, इट इज ऑल्सो ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो हीट को कंडक्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर ग्लास वूल का यूज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल भी लगा सकते हैं, ताकि बाहर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएंगी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के दूसरी तरफ चली जाएंगी, ये कुछ भी हीट को एब्जॉर्ब ना करे या इसकी हीट बाहर रेडिएट ना हो। तो हमने ये एक अरेंजमेंट लगाया, दोनों तरफ इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया, एल्यूमिनियम फॉइल लगाई, ताकि रेडिएशन कन्वेक्शन दोनों को रोका जा सके। अब सिर्फ क्या होगा, तो आंसर है अब सिर्फ कंडक्शन होगा आइडियल कंडीशंस में। अब कंडक्शन में क्या होता है, यहां से इसने हीट एब्जॉर्ब की, रिजर्वॉयर से ये सोर्स लगा रखा है हमने, सोर्स से हीट एब्जॉर्ब की। तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ के जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये वाइब्रेट करेंगे हायर एम्पलीट्यूड से। सो दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ, दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसने हीट को एब्जॉर्ब किया और इनके वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन विल बी इंक्रीज, then they will collide to the next layer of the particle and transfer this heat energy to the next particle. तो इनके पास जितनी भी हीट एनर्जी थी, इनके पास जो भी मोशन था, उसके कारण ये इससे टकराएंगे और टकराने पर क्या करेंगे, कोलिजन करने पर फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी एनर्जी इसमें चली जाएगी कोलिजन में। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाइब्रेट करते करते अपनी एनर्जी को इसमें ट्रांसफर करेंगे। देखिए एक्चुअल कोलिजन नहीं होते, एक्चुअल कोलिजन नहीं होते हैं, क्योंकि एटम्स या पार्टिकल्स एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकते। क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पता है कि सेंटर में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं, और ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो अपने पास वाले किसी भी एटम के साथ फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ये। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस केस में एटम जो है, पार्टिकल जो है, कभी भी फिजिकल कांटेक्ट में तो आते नहीं है। तो कोलिजन का मतलब ये होता है कि पार्टिकल ऐसा ट्रेवल करता है, आगे की तरफ जाता है, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन आगे वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स के कारण ये आगे हो जाता है, ये मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो इस लेयर की एनर्जी नेक्स्ट लेयर में, नेक्स्ट लेयर की एनर्जी नेक्स्ट लेयर में, तो ऐसा एडजेसेंट लेयर्स के अंदर ये क्या करते जाएंगे, ये पार्टिकल्स ऐसा वाइब्रेट करते करते एनर्जी को ट्रांसमिट करेंगे। दिस इज कंडक्शन। कंडक्शन में यही पढ़ा था हमने कि पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है। दिस पार्टिकल इज नॉट मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर,
इस एंड से दूसरे एंड तक पार्टिकल नहीं जा रहा है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है। तो वाइब्रेट करते हुए विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम द एनर्जी इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड। हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ ट्रांसफर हो रही है बिना किसी पार्टिकल के मूवमेंट के। मूवमेंट का मतलब है, एक्चुअल मूवमेंट का मतलब है कि वो ट्रेवल नहीं करेगा, मीडियम वहीं पर रहेगा, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा। अच्छा, अब ये किस बातों पे डिपेंड करती है? रेट ऑफ हीट फ्लो, कि पर सेकंड कितनी हीट एनर्जी आगे बढ़ेगी। ऑब्वियसली मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी और इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि इसके हॉट एंड और कोल्ड एंड के बीच में कितना डिस्टेंस है। सो दिस डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स। अब इसको एल से भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द रोड, जितनी इसकी लेंथ होगी उतना ही डिस्टेंस होगा हॉट एंड और कोल्ड एंड के बीच में, तो इसको एल से भी लिखा जा सकता है। ओके, इसमें एक चीज और कंसीडर करेंगे, एरिया। दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। जो इसकी थिकनेस होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। और एक बात पे और डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस। ये बॉडी हाई टेम्परेचर पर है, ये बॉडी लोअर टेम्परेचर पर है, और इनके टेम्परेचर डिफरेंस पे भी, टेम्परेचर डिफरेंस पे भी रेट ऑफ हीट फ्लो क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अब इन सब बातों को हम लोग इसमें फॉर्मुलाइज करते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मुलेशन क्या होगा। दिस इज रेट ऑफ हीट फ्लो। अब ये कौन कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है उसके बारे में सुनिए। Rate of heat flow depends on the temperature difference and area. चलो सबसे पहले एरिया लिख देते हैं। रेट ऑफ हीट फ्लो डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये एरिया जितना ज्यादा होगा, थिकनेस, देखिए एक तो ये कंडक्टर है हमारे पास और एक ये कंडक्टर है, तो हम देखते हैं कि इसमें रेट ऑफ हीट फ्लो ज्यादा रहेगा। वो पर सेकंड 100 जूल ट्रांसफर करता है, ये पर सेकंड 200 जूल एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स का नंबर आ रहा है इसमें, इस क्रॉस सेक्शन के अंदर, वो ज्यादा है, तो पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए अब एनर्जी ज्यादा ट्रांसमिट करेंगे। यहाँ पर ये 3 पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए आगे की तरफ एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर 6 पार्टिकल्स इस एनर्जी को नेक्स्ट लेयर में क्या करते हैं, नेक्स्ट लेयर में ट्रांसमिट करते हैं। तो रेट ऑफ हीट फ्लो जस्ट डबल हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट से ये सामने आया कि जब हम एरिया को डबल कर देते हैं तो हीट एनर्जी का फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है, डबल हो जाता है। नेक्स्ट, rate of heat flow is directly proportionate to the temperature difference, is directly proportionate to the temperature difference। temperature difference जितना ज्यादा होगा, temperature difference जितना ज्यादा होगा उतना ही rate of heat flow रहेगा। जैसे कि यहाँ का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, सो द टेम्परेचर डिफरेंस इज 80 डिग्री सेल्सियस। तो इस एग्जांपल में हमें दिख रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या किया, हमने इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया। ये जो हॉट बॉडी थी इसका टेम्परेचर मैंने कर दिया 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, ये 180 डिग्री पर है और ये 20 डिग्री सेल्सियस पर है ये वाली बॉडी, सो 180 माइनस 20, नाउ द टेम्परेचर डिफरेंस इन द सेकंड केस इज 160 डिग्री सेल्सियस। तो ये 160 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर डिफरेंस को डबल किए, टेम्परेचर पहले 100 था, 100 से 180 किया, ये डबल नहीं हुआ टेम्परेचर। तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर हमने इस तरह से बढ़ाया कि टेम्परेचर डिफरेंस डबल हो जाए। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर डिफरेंस को 80 से 160 किया, हमने देखा रेट ऑफ हीट फ्लो भी क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। पहले पर सेकंड 100 जूल की एनर्जी जा रही थी, अब जैसे ही हमने टेम्परेचर डिफरेंस को डबल किया, 80 से 160 किया, रेट ऑफ हीट फ्लो भी 200 जूल पर सेकंड हो गया। अब एक सेकंड में 200 जूल की एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, एक सेकंड में 200 जूल की एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। तो रेट ऑफ हीट फ्लो क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। एक फैक्टर और आएगा इसके अंदर जिसपे रेट ऑफ हीट फ्लो डिपेंड करेगा, दैट फैक्टर इज the rate of heat flow is inversely proportional to the distance between the hot phase and the cold phase of the conductor। ये जो भी सॉलिड था इसके हॉट फेस और कोल्ड फेस के बीच में जितनी भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। अगर मैं इस डिस्टेंस को डबल कर देता हूं तो मैं देखता हूं रेट ऑफ हीट फ्लो कम हो जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमने अभी पढ़ा था रेट ऑफ हीट फ्लो को किससे लिखा जाता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी से लिखा जाता है। एनर्जी तो अभी भी 100 जूल आगे ट्रांसमिट हो रही है,
लेकिन अब दूसरे एंड पर जो पर्सन खड़ा है वो देख रहा है कि अब हीट एनर्जी को आने में डबल टाइम लगा। तो बेसिकली डिस्टेंस इंक्रीज करने से, हॉट फेस और कोल्ड फेस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करने से अब हीट को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर टाइम इंक्रीज हो गया तो रेट ऑफ हीट फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या रिलेशन बना, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का रिलेशन। तो जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो डिक्रीज हो जाता है, डिस्टेंस को जैसे इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अब इन तीनों को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद में इस फॉर्मूला में एक क्वांटिटी को और ऐड करेंगे, उस क्वांटिटी के बारे में सुनिए, वही तो थर्मल कंडक्टिविटी होगी। सो नाउ वी विल कंबाइनिंग दीज थ्री फैक्टर्स, इन तीन फैक्टर को कंबाइन करते हैं। सो रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द एरिया and temperature difference between hot phase and cold phase and the distance between the hot phase and cold phase। तो ये रिलेशन बना इन तीनों को कंबाइन करने से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाएंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए इस फॉर्मूला में इस कंडक्टर की, इस मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मटेरियल की प्रॉपर्टी को भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सुन, मेरे पास ये आयरन की रोड है, आयरन की रोड के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया, इसका एरिया, इसके हॉट फेस कोल्ड फेस के बीच में सेम टेम्परेचर डिफरेंस है, लेंथ भी सेम है, तो मैंने ये सारे पैरामीटर ही सेम कर दिए। अगर मैंने सारे पैरामीटर सेम कर दिए तो फिर भी रेट ऑफ हीट फ्लो अलग आ रहा है, फिर भी रेट ऑफ हीट फ्लो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। अब एग्जांपल देखो इसका एक, इसके बारे में कैसे सोचा गया कि यहाँ पर एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी को भी ऐड करना चाहिए फॉर्मूला में। तो देखिए किस तरह से फॉर्मूलाज को बनाया जाता है, एक्सपेरिमेंट से किया जाएगा। जैसे मेरे पास ये एक रोड है, दिस रोड इज ऑफ कॉपर, ये कॉपर की रोड है, इसके हॉट एंड का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और कोल्ड एंड का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस इज 80 डिग्री सेल्सियस। और इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ भी एल है, ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ भी एल है और ये कॉपर का है। इसके बाद में एरिया, एरिया भी बता देते हैं, एरिया भी ए है। इसी तरह से मैंने सेम कंडक्टर लिया, सेम कंडक्टर मतलब कि सेम लेंथ और सेम एरिया का कंडक्टर, लेकिन मटेरियल अलग है। इसकी लेंथ भी क्या है, इसकी लेंथ भी सेम रखी हमने एल, इसके हॉट फेस का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है, इसके कोल्ड फेस का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस है। और ये आयरन की रोड है तो टेम्परेचर डिफरेंस तो 80 डिग्री आएगा दोनों में, और दोनों सेम लेंथ और एरिया के हैं। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया दोनों का सेम आ रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, और लेंथ मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन द हॉट फेस एंड कोल्ड फेस डेल्टा एक्स भी सेम है, दोनों को एल से लिखा गया। लेकिन फिर भी रेट ऑफ हीट फ्लो अलग आ रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि पर सेकंड 400 जूल की एनर्जी दूसरे एंड तक आती है, पर सेकंड 400 जूल की एनर्जी दूसरे एंड तक आ जाती है। लेकिन इसमें हमने ऑब्जर्व किया आयरन के अंदर तो सिर्फ 50 जूल पर सेकंड की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर खड़े हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे पास जो बॉडी है वो पर सेकंड 50 जूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। तो रेट ऑफ हीट फ्लो अब अलग आ रहा है, तो किस वजह से आ रहा है, तो आंसर है मटेरियल के कारण। हमने इसके एरिया को सेम रखा, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, दोनों की थिकनेस सेम है, दोनों की लेंथ सेम है और दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, लेकिन फिर भी रेट ऑफ हीट फ्लो अलग आ रहा है। उसमें 400 वॉट है, जूल पर सेकंड को वॉट बोला जाता है तो वॉट भी लिख सकते हो। इसमें रेट ऑफ हीट फ्लो 400 वॉट है, इसमें रेट ऑफ हीट फ्लो 50 वॉट है, तो ये डिफरेंट आ रहा है, तो मटेरियल के कारण आ रहा है। तो हमें इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर एक प्रॉपर्टी को और ऐड करना पड़ेगा, ये रेट ऑफ हीट फ्लो सिर्फ इन पे ही डिपेंड नहीं करेगा, मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। सो प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाएंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, उस कांस्टेंट को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी। ये थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है कि जो सॉलिड है आपके पास वो कितनी हीट को कंडक्ट करेगा, इस फॉर्मूला से कैलकुलेशन की जा सकती है। ओके, अब के के बारे में लिखते हैं कि ये के क्या है। इसकी यूनिट बनाते हैं, इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता दिया कि कौन से एक्सपेरिमेंट से इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी।
अब अलग अलग तरह के मटेरियल के कंडक्टर लेने हैं, सबका एरिया, लेंथ और टेम्परेचर डिफरेंस सेम रखना है। उस केस में रेट ऑफ हीट फ्लो जो जो आएगा वो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी। So now we will discuss about here capital K is called coefficient of thermal conductivity. इसको coefficient of thermal conductivity बोलते हैं। It is a constant and it depends, ये constant है, it is a constant and it depends on the material of the conductor. It depends on the material of the solid. सॉलिड या कंडक्टर बोल दो, कंडक्शन का काम कर रहा है तो कंडक्टर बोल देते हैं उसको। मटेरियल ऑफ द सॉलिड, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं और इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला यहाँ से डिराइव करते हैं। के को यहाँ पर छोड़ दीजिए, बाकी सब क्वांटिटीज को दूसरी तरफ कर दीजिए। ये ए इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स इस पूरी टर्म को डिवाइड में लेकर के आएंगे। तो देखिए इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। So coefficient of thermal conductivity K is equal to H upon A delta T upon delta X. So this is the formula of thermal conductivity. और H को क्या लिखते हैं हम? और H को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? The heat transferred per unit time. Delta Q upon delta T. Delta Q is the heat. तो इस फॉर्मूला को ऐसा भी लिखा जा सकता है, एरिया डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स को बोला जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिक्रीज, डिक्रीज होना। पर यूनिट लेंथ में कितना टेम्परेचर कम हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल सुनिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में सुनो सबसे पहले, फिर हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है द फॉल ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, द फॉल ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ in the direction of heat flow। देखो हीट फ्लो किस डायरेक्शन में रहेगी वो हमें पता है, ये हॉट फेस है और ये कोल्ड फेस है। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या है? द फॉल ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। जैसे कि यहाँ का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, हम यहाँ से 1 मीटर आगे गए, 1 मीटर आगे जाने पर मैंने देखा कि यहाँ का टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस। फिर 1 मीटर और आगे जाते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर मिलता है 80 डिग्री सेल्सियस। फिर 1 मीटर और आगे जाएंगे, यहाँ टेम्परेचर मिलेगा 70 डिग्री सेल्सियस। तो बता सकते हैं पर यूनिट लेंथ ट्रेवल करने पर कितना टेम्परेचर फॉल होता जा रहा है, कितना टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो आंसर है 10 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। सो दिस इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स इज 10 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। तो 1 मीटर आगे जाने पर, हॉट फेस से कोल्ड फेस की तरफ जाने पर, 1 मीटर आगे जाने पर 10 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में, डेफिनेशन में यूज करेंगे, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है उसमें डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स आ रहा है। और डेफिनेशन देखो क्या बनेगी, डेफिनेशन एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। रेट ऑफ हीट फ्लो per unit area per unit temperature gradient। So thermal conductivity of a conductor is rate of heat flow
पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी का जो कोफिशिएंट है उसका डेफिनेशन आपके सामने है। रेट ऑफ हीट फ्लो पर सेकंड, कितनी हीट एनर्जी जाएगी कितने एरिया में से, डिवाइड बाय एरिया आ रहा है तो मतलब पर यूनिट एरिया में से, एंड पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट, और पर मीटर आगे जाने पर कितना टेम्परेचर डिग्रेड हो रहा है मतलब कम होता जा रहा है, उस पर भी ये डिपेंड करेगा। ओके, अब इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट देखिए, हीट, ये हीट है या रेट ऑफ हीट है, रेट ऑफ हीट फ्लो है, तो रेट ऑफ हीट फ्लो की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ एच, ये एच की यूनिट है। एरिया, एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। डेल्टा टी, डेल्टा टी को मेजर करते हैं केल्विन में, चेंज ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा एक्स, ये डिस्टेंस है हॉट फेस और कोल्ड फेस के बीच में, इसको मीटर में मेजर करते हैं, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये डिवाइड बाय सेकंड है, तो देखिए इसकी यूनिट बनेगी जूल डिवाइड बाय सेकंड, मीटर एंड केल्विन। अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जूल सेकंड इनवर्स, मीटर इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। नहीं तो इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड को बोला जाता है वॉट। पावर में आपने इसको स्टडी किया होगा, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर, वर्क डन को मेजर करते हैं जूल में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। पर सेकंड कितना वर्क डन हो रहा है या पर सेकंड कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, उसको पावर बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो जूल पर सेकंड है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग वॉट भी लिख सकते हैं। सो वॉट पर मीटर पर केल्विन, दिस इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट है। ओके, अब इसके बाद इसकी एक और यूनिट हो सकती है, ये तो कौन सी यूनिट है, ये तो एसआई यूनिट है, एमकेएस यूनिट है, मीटर किलोग्राम सेकंड में हमने इसको लिखा। अब हम लोग बात करते हैं सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में जूल की जगह कैलोरी आ जाएगा, सेकंड की जगह सेकंड रहेगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा। सो नाउ वी विल राइट सीजीएस यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में हम लोग ये लिखा हुआ देखिए, जूल पर सेकंड, तो जूल की जगह पर लिख देंगे हम लोग कैलोरी पर सेकंड, पर सेकंड को मतलब सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं, सो कैलोरी पर सेकंड। और मीटर की जगह पर क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। सो दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी। लेकिन जनरली जो काम में आएगी वो एसआई यूनिट ही काम में आएगी, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसी यूनिट का यूज करेंगे। अब इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। Okay, now we will discuss about the thermal conductivity of some materials। कुछ मटेरियल्स की कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सा मटेरियल पर सेकंड कितनी हीट को ट्रांसफर करता है पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस पे। कुछ मेटल्स के बारे में लिखते हैं, गैसेस के बारे में, कुछ अदर मटेरियल्स के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले सिल्वर आएगा। मेटल्स की बात करें तो सिल्वर, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सीरियल नंबर, हियर वी विल राइट द मटेरियल एंड नाउ वी विल राइट द थर्मल कंडक्टिविटी। और थर्मल कंडक्टिविटी में किसमें लिखने वाला हूँ मैं, इसको ऐसा यूनिट में, जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस। सो नाउ वी विल राइट अबाउट द सिल्वर। अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे अच्छी है, अगर सिर्फ मेटल्स की बात करें तो। अदरवाइज तो डायमंड की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि डायमंड के अंदर जो कार्बन होते हैं वो क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। आपने डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा कि जो एक कार्बन होता है उसके साथ अनदर 4 कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू जुड़े रहते हैं, और वो कार्बन कार्बन क्लोजली स्पेस्ड होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। इसी वजह से तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड जो है। तो सिल्वर, मेटल्स के अंदर सिल्वर आएगा और इसकी कंडक्टिविटी होती है 406 के आसपास। तो पर सेकंड ये 406 जूल की एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है
जब हॉट फेस और कोल्ड फेस के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो आंसर है 1 डिग्री सेल्सियस का। अगर 1 मीटर मैं उस सिल्वर की रॉड में आगे की तरफ बढ़ता हूं तो मेरे को कितने डिग्री का टेम्परेचर ग्रेडियंट मिलेगा, तो आंसर है 1 डिग्री पर मीटर। तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे 1 डिग्री पर मीटर। नेक्स्ट, सिल्वर के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कॉपर के बारे में। कॉपर 385, कॉपर की कंडक्टिविटी होती है 385 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की जो कंडक्टिविटी है वो 200 के आसपास होती है, अप्रोक्सीमेटली 205 लिखा हुआ है, 200 याद रख सकते हैं आप। फोर्थ हम लोग बात करते हैं आयरन के बारे में। आयरन की जो कंडक्टिविटी है वो आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगी, किसी में 55, किसी में 45, क्योंकि आयरन की डेंसिटी अलग अलग हो सकती है। हम उसके अंदर कुछ मटेरियल्स को मिक्स कर सकते हैं, प्योर आयरन बना सकते हैं, या उसके अंदर हो सकता है इम्प्योरिटी हो। तो 50 के आसपास आप याद रखिए इसकी कंडक्टिविटी आयरन की, 55 भी हो सकती है किसी किसी बुक में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ गैसेस की, जैसे कि एयर हो गया। एयर एक इंसुलेटर का काम करेगी क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, कंडक्टिविटी है 0.024, 0.024, दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ द एयर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आर्गन के बारे में, या हाइड्रोजन के बारे में लिख लेते हैं। हाइड्रोजन की जो कंडक्टिविटी है वो भी बहुत कम है, दिस इज 0.14। तो एक सेकंड में 0.114 जूल की एनर्जी को ही ट्रांसफर करेगा हाइड्रोजन गैस। कंडक्टिविटी कम है, पार्टिकल दूर दूर होंगे ना, गैसेज में, गैसेज में पार्टिकल दूर दूर है, तो बेसिकली इसको हीट को कंडक्ट करने में क्या करेगा, टाइम लगेगा। कन्वेक्शन के थ्रू होगी वैसे तो ट्रांसफर हीट गैसेज में, पार्टिकल ट्रेवल करेंगे, चल करके जाएंगे और हीट को ट्रांसफर करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग बॉडी फैट लिख सकते हैं। बॉडी फैट होती है 0.20। ह्यूमंस के अंदर और एनिमल्स के अंदर जो फैट की लेयर्स होती हैं वो बेसिकली इंसुलेशन का ही काम करती है। तो बाहर की हीट एनर्जी, समर्स के अंदर बाहर की हीट एनर्जी बॉडी के अंदर नहीं जाती, और विंटर्स के अंदर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है, तो हीट का लॉस नहीं होता हमारी बॉडी से सराउंडिंग में। तो जो बॉडी फैट होती है उसकी कंडक्टिविटी 0.20, 0.20। जो ग्लास है वो भी एक इंसुलेटर ही है बेसिकली। ब्रिक, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, जो ब्रिक्स होती हैं उसकी कंडक्टिविटी भी काफी कम है, 0.15। So eighth material is brick and its conductivity is 0.15, very low conductivity। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लास के बारे में। ग्लास जो है वो भी एक इंसुलेटर का काम करेगा, कंडक्टिविटी इसकी भी बहुत कम है, 0.8। इसके बाद में वाटर की कंडक्टिविटी है 0.8। ग्लास की कंडक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 0.8, और वाटर भी एक इंसुलेटर का काम करेगा, इसकी कंडक्टिविटी भी 0.8 के आसपास है। तो हीट को ये अच्छे से ट्रांसफर नहीं कर सकता वाटर। तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स के लिए हम इन सब का यूज कर सकते हैं। अगर हमें हीट ट्रांसफर को रोकना है तो बीच में ये मटेरियल को फिल कर देंगे, जिससे हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की क्या है, कंडक्टिविटी है। अच्छा, अभी मैंने आपको डायमंड की कंडक्टिविटी बताई थी, तो डायमंड की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है इसमें। मेटल्स में बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है, और सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में जो सबसे बेस्ट कंडक्टर होगा वो डायमंड होगा, 2300। 2500 भी दिया हो सकता है किसी बुक में, 2300, दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ डायमंड। इसके बाद में वुड का यूज करते हैं हम लोग, उसकी कंडक्टिविटी वेरी करती है, क्योंकि वुड अलग अलग तरह की होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो 0.12 से लेकर के इसकी कंडक्टिविटी 0.04 तक हो सकती है, 0.12 से लेकर के 0.04 तक इसकी कंडक्टिविटी हो सकती है। ओके, सो दीज आर द कंडक्टिविटीज ऑफ सम मटेरियल्स। अब इसके बेसिस पर हम इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस कर सकते हैं। अगर हमें इनकी कंडक्टिविटीज पता है तो इसके बेसिस पर हम इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस कर सकते हैं। कल डिस्कस करते हैं हम लोग इसके एप्लीकेशंस के बारे में, कंडक्टिविटी के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं।